हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है आपका 978, 967, 956, 945, 934। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या होगा। देखिए, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले ना, तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। दो बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में कुछ जोड़ना है, कुछ माइनस करना है, या हमें कुछ गुणा या एडिशन करना है, गुणा के साथ एडिशन करना है। आपको पता चल जाएगा अगर दो बातों का आप ध्यान देंगे तो। पहली बात आपको ये देखनी है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है या मिक्स सीरीज है। अगर इस सीरीज की बात करें तो यह आपका डिसेंडिंग सीरीज है, ठीक है। क्योंकि देखिए 978 बड़ी संख्या है, इसके बाद 967 इससे छोटी संख्या आ रही है, उसके बाद पुनः 967 से छोटी संख्या 956 आ रही है, पुनः 956 से 945 छोटी संख्या, और 945 से 934 छोटी संख्या, और 934 से यानी अगली बार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छोटी संख्या आएगी। यानी कि देखिए घटते क्रम में सीरीज, यानी एक संख्या के बाद छोटी संख्या, छोटी संख्या के बाद पुनः छोटी संख्या आ रही है, यानी यह डिसेंडिंग सीरीज है, डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम है क्या। तो अगर 945 और 934 के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 डिफरेंस है यानी 20 से कम है, यानी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में और दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम है। तो इस तरह के सीरीज में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। अगर यही गैप जो डिफरेंस है 20 से ज़्यादा होता ना, तो कुछ ना कुछ क्या होता, या तो फिर तो उसमें डिफरेंस एक बार लेते पुनः डिफरेंस लेते, या तो क्या होता कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिसेंडिंग घटते आर्डर का सीरीज है और डिफरेंस 20 से कम है, यानी इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिए कि अगर कोई डिसेंडिंग आर्डर का सीरीज है और दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस जो है 20 से कम है, किसी भी दो संख्या के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट का ही देखिए, और दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 20 से कम है तो वहां पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, और कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 978 में से क्या माइनस करने पे 967 आ जाएगा। अगर माइनस 11 कर देंगे 978 में से तो आ जाएगा ना माइनस 967 बनेगा बिल्कुल। पुनः 967 में से क्या माइनस करने पे 956 बनेगा, तो यहाँ से पुनः हम लोग 967 में से माइनस 11 कर देंगे तो 956 बनेगा, ठीक है। पुनः 956 में से क्या माइनस करने पे 945 होगा, तो डिफरेंस ले लीजिए। पुनः यहाँ पे भी क्या बन रहा है, माइनस 11 करने पे 945 बनेगा, ओके। यहाँ पे भी 945 से 934 कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे भी माइनस 11 करने पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहली संख्या है उसमें से माइनस 11 करने पर दूसरी संख्या बन रही है, और पुनः दूसरी संख्या में से माइनस 11 करने पर तीसरी संख्या बन रही है। तो आगे यही प्रक्रिया जारी है। तो 934 में से पुनः क्या होगा, तो माइनस 11 होगा, तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आएगा। 934 में से माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 923, और 923 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, दिया गया है जिस तरह 1372 14 से संबंधित है उसी तरह बताना है 2048 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, ठीक है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले ना, तो हमारा या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए करने का। देखिए, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दो पेयर की संख्याएं, तो आपका 1372 और 14 है, ठीक है। 1372 और 14 एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 2048 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1372 दिया है और छोटी संख्या 14 दिया है, तो 14 कैसे बन सकता है। या तो 1372 के हम लोग क्या करते हैं, डिजिट का सम करके देख लेते हैं। तो डिजिट का सम करने पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 7 + 2 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 3 1 4 11 2 13 13 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 14 दिया है दूसरी संख्या, तो कोई बात नहीं, +1 कर लेते हैं तो आ गया दूसरी संख्या। तो यही प्रक्रिया से हम 2048 में कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से बात। तो 2 + 4 6 और 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 4 12 13 14 हो गया, 14 हो गया ना, ठीक है।
और 14 में यहाँ भी मैंने +1 किया है, तो यहाँ भी +1 करेंगे तो 14 + 1 कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन ऑप्शन में देखने पर दुर्भाग्यवश 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यानी कुछ ना कुछ और हम लोग करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया अगर हम 1372 14 में लगा रहे हैं, सेम प्रक्रिया 2048 और क्वेश्चन मार्क में लगाने पर अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर 4 ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, तो हम कुछ और सोचेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आंसर गलत है, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग में जिस तरीके से आंसर आपका है वही लॉजिक क्या होता है, फिट बैठता है, क्योंकि लॉजिक वाला प्रश्न है। अब देखिए, अगर ध्यान से मान लीजिए बड़ी संख्या से हमने छोटी संख्या की तरफ तो गए लेकिन आंसर नहीं आया। अब छोटी संख्या से चलते हैं, 14 से 1372 लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 बहुत छोटी संख्या है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी 1372 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 ही तो होता है ना। लेकिन यहाँ तो 1372 दिया है, तो कोई बात नहीं, हम 14 का क्यूब करके देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो अगर 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 2744 आएगा, ठीक है। 14 का क्यूब कितना, 2744, और इसका अगर हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा, 1372, है कि नहीं। 1372 आ जाएगा हाफ करने पे। यानी हुआ क्या कि दूसरी संख्या का क्यूब करके उसका हाफ करने पे पहली संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या रही होगी, उसका क्यूब करने पे, ध्यान से समझिएगा, उसका क्यूब करके और उसका हाफ करने पे 2048 बन रहा होगा। अब देखिए आप लोग सिंपली ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन देख लीजिए, या तो सिंपली आप यहाँ x मान लीजिए, x है, और x का हम लोग क्या होगा, क्यूब होगा, और क्यूब का यहाँ हाफ करने पे यह किसके बराबर होगा, तो आप लोग बोलिएगा 2048 के, ठीक है। अब इसका 2048 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4096, और x क्यूब बराबर 4096 आ गया, तो x बराबर 16 आएगा। यानी x बराबर कितना चला आएगा, 16, क्योंकि 4096 16 का क्यूब होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते थे, लेकिन ऑप्शन से देखेंगे तो हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा ना, दुर्भाग्यवश अगर ऑप्शन सी होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से हमें विषम शब्द बताना है। यानी कि 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, तभी तो एक भिन्न होगा ना, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में आपका दिया है सेना, दूसरे बी में दिया है न्यायपालिका, सी में विधायिका और डी में कार्यपालिका। चारों ऑप्शनों को अच्छे से ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है, ठीक, क्या पता चलता है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये जो तीनों है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग हैं कि नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्या हैं, ये तीनों अंग है। आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को बताया जाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग है, ठीक है। अब ऑप्शन ए सेना है, ठीक है। तो सेना तो क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का अंग नहीं है, तो यानी हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्लैब को 31, 60 और पास्ट को 60, 71 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में एल का कूट क्या है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का पेपर उठा करके देख सकते हैं, और एमटीएस का भी हो चुका है पेपर। तो उसमें आपको पता चलेगा ना, हर सेट में इस टाइप का एक प्रश्न पूछा है, हर सेट में। और कई लोग इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे लोग गलत किए हैं, ठीक है। और मैं हमेशा जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता था कि अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया गया हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कभी किसी लेटर के पेयर का किसी संख्या से कोडिंग किया गया हो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। या तो डायरेक्ट कोडिंग होता है, या तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू की कोडिंग होती है, यही होता है ना। लेकिन अगर ध्यान से आप देखिए, अगर हम लोग स्लैब के प्लेस वैल्यू का भी सम कर देंगे तो क्या आएगा, 3160 नहीं आएगा। और स्लैब के प्लेस वैल्यू की अगर डायरेक्ट कोडिंग की बात करें तो एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, और 19 इसमें है ही नहीं। यानी कि न डायरेक्ट कोडिंग हो पा रहा है, न प्लेस वैल्यू का सम हो पा रहा है, ठीक है। अब एक बात और भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है। एक और डायरेक्ट कोडिंग होता है जो प्लेस वैल्यू से नहीं होता है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब हो जाएगा एस को 3 से कोड किया जाता है, और एल को 1 से, ए को 6 से, और पी को 0 से, इसी तरह पी को 6 से, ठीक है। तो हमारा एल का पूछा है, तो एल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एल को 1 से किया जाता है। लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब देखिए हम लोग सर्टेन नहीं है ना, क्योंकि अगर बात समझिएगा ध्यान से, अगर हम पी के लिए यहाँ 0 कोड ले रहे हैं और यहाँ पे पी के लिए 6 ले रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है।
बात समझ पा रहे हैं? पॉसिबल तो नहीं है ना भाई, क्योंकि हम स्लैब में p को 0 से कोड कर रहे हैं और पास्ट में p को 6 से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं और चलते हैं, इसको डीप में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, SLAP बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, पूछा जाता है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। 3160 दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, तो पास्ट दिया है और इसको किस प्रकार से लिखा गया है, तो आप बोलिएगा सर इसको लिखे हैं 6071। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि स्लैब और पास्ट में कौन सी जो लेटर है कॉमन है। तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें AP और S कॉमन है कि नहीं। A और PS स्लैब में भी है और यहाँ पे भी है आपका APS, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल आप लोग बोलिएगा हाँ। अब जाहिर सी बात है कि दोनों शब्दों में 3 जब लेटर कॉमन है तो जो 4 अंक दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 अंकों में से भी तो 3 कॉमन होना चाहिए ना। 3 कॉमन होगा SAP के लिए और SAP के लिए, यानी स्लैब में भी SAP के लिए और पास्ट में भी SAP के लिए 3 अंक दोनों में कॉमन होगा, वही इनके लिए कोड होगा। आप लोग बोलेंगे जी तो कॉमन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इसमें क्या है, 160 कॉमन है और इसमें भी 160 यानी 061 यहाँ भी कॉमन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर देखिए PAS के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, या तो 6 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी तीनों के लिए तीनों में से कोई होगा कोड। ठीक है, और यहाँ पे भी SAP के लिए जो दिया है 160 में से ही होगा, तो बिल्कुल बात सही है। अब बच गया L बच गया, यहाँ पे T बच गया, तो T के लिए कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और L के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 कोड हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, L का पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, L के लिए आपका 3 होगा और 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, पूछ लिया जाता है, SSC में भी पूछा जाता है इस तरह का डायग्राम देकर के, और आपका रेलवे में भी। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा अप्रोच क्या हो सकता है, किसी का भी अप्रोच क्या हो सकता है, या तो हम इसको रो में सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, या तो हम इसको रो में सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम कॉलम में। देखिए सारी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि तभी आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे नहीं है कि आप देखते ही आपको पता चलेगा क्या करना है, लेकिन कोई भी जो सवाल होता है ना उसका करने का एक बेसिक होता है। बेसिक का मतलब कि बुनियादी आधार क्या हो सकता है, जो हर बच्चा को पता होता है, हर बच्चा को पता होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा गुरुजी या तो इसको हम रो में सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको हम कॉलम में। ठीक है, और दूसरी बात मैं हमेशा बताता हूँ कि हम उधर ही सॉल्व करेंगे जिधर बड़ी संख्या होती है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रो में 16, 12 और 48 में 48 बड़ी संख्या है, 9, 8, 24 में 24 बड़ी संख्या है और 4, 24 क्वेश्चन मार्क में यहाँ बड़ी संख्या होगी, जो ऑप्शन में भी सारी बड़ी संख्या है। यानी इतना तो क्लियर होगा कि हमको रो में सॉल्व करना है। रो का मतलब कि 16, 12 से हमको 48 लाना है, 9, 8 से 24, 4, 24 से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्योंकि बेसिक बात है, आपको समझना होना चाहिए। नहीं तो फिर तो आप लगाए जाए और फिर कई दफ़ा आपके पास टाइम कम होता है एग्जाम में, आप फिर कर भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 16 और 12 से 48 कैसे हो सकता है, तो 16 और 12 का अगर सम कर देंगे, 16 प्लस 12 का अगर सम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आप लोग बोलिएगा सर 28 आएगा, लेकिन यहाँ तो 48 दिया है, तो कोई बात नहीं, प्लस 20 कर लो सर, ठीक है, तो 48 आ गया ना। तो सेम प्रक्रिया नीचे भी होना चाहिए ना, सेकंड वाले रो में। तो 9 और 8 का सम करेंगे तो 17, और 17 में जब हम लोग प्लस 20, यहाँ पे प्लस 20 ऐड किए थे ऊपर, तो यहाँ भी प्लस 20 करेंगे तो ये 37 आ जाएगा, लेकिन यहाँ दिया है क्या 24, यानी ऐसे हम इसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ और कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसी चीज़ को हमको देखना है। अगर ध्यान से आप लोग देखने का और प्रयास करें, क्योंकि जो पहला तरीका होता है यही आप कर सकते हैं, सर कुछ मत कीजिए, ऐड करिए, या तो डिफरेंस बन रहा होगा या तो ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यही तो हो रहा होगा ना, आप लोग बोलिएगा। लेकिन और ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि ऐसे तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो कुछ ना करें, जो पहली संख्या यहाँ 16 दिया है उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 चौको 48। आप लोग बोलेंगे आ गया सर यहाँ से, ठीक है। पुनः 9 का क्या करिए, हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 आएगा, और पुनः सेकंड संख्या 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 24, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो पुनः 4 का भी हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 दूना 48, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपका 48 आएगा, और 48 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है आपका, पेंसिल है, लीड है और पेन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। बोला जा रहा है कि जिस तरह पेंसिल लीड से संबंधित है उसी तरह पेन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम 2 नंबर का सवाल है, वहाँ पे क्या दिया गया था, वहाँ पे आपको नंबर दी गई थी और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। करने का सेम तरीका होता है, जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं उनमें हम ढूंढते हैं कि क्या संबंध है, क्या लॉजिक है। सेम संबंध सेम लॉजिक को पेन और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पेंसिल है और लीड है, तो पेंसिल और लीड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो आप लोग बोलिएगा कोई नहीं गुरुजी, देख लेते हैं पेंसिल और लीड कैसे संबंधित हो सकता है। तो आप लोग बचपन में जब छोटी क्लासों में पढ़े होंगे तो पेंसिल यूज़ किए होंगे, आज भी आप लोग करते होंगे, किताबों से पढ़ते होंगे तो मार्क करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए पेंसिल का यूज़ करते होंगे, अंडरलाइन करने के लिए। तो जो उसके अंदर ब्लैक होता है ना, वो क्या होता है, ब्लैक जो होता है ना वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन का प्रूफ होता है, उसी को लीड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। और लीड उसको भी बोलते हैं जो पेन के अंदर होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेन के अंदर लीड एक होता है, ठीक है, उसको लीड बोलते हैं। और पेंसिल के अंदर जो होता है उसको भी लीड बोला जाता है ना। तो जो पेंसिल के अंदर होता है उसको लीड बोलते हैं। अब देखिए, तो उसी तरह जो पेन के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर लीड बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी लीड नहीं दिया है, बात समझ रहे हैं, नहीं दिया ना। तो पेन के अंदर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर पानी तो होता नहीं है, गैस तो होता नहीं है, काला तो होता नहीं है, लेकिन स्याही होता है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे स्याही होगा। क्योंकि देखिए कई दफ़ा हम आंसर वही करेंगे जो हमारा ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लॉजिक को लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। अब एक बात समझिएगा, इस तरह का प्रश्न भी आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो एसएससी रेलवे में आपको मिलेगा भर भर के। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 13/3/2021 में। ठीक है ना, तो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अब ध्यान से बात समझिएगा, अगर मैं इस त्रिभुज की मैं बात करूं, जो त्रिभुज बिल्ली को डिनोट करता है, बेसिक बात समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। तो त्रिभुज के अंदर जितने नंबर हैं, जैसे 9 है, 4 है, 2 है, इस सारे बिल्ली को डिनोट करते हैं। यानी मैं अगर कहूं आपसे कि टोटल कितनी बिल्ली हैं, तो आप 9, 4, 2 का सम कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर 15 बिल्लियां हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये बोलूं, देखिए जो अगर मैं इस वर्ग की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर इस वर्ग की बात करूं, ठीक है, तो वर्ग में 4 जो है ना, वर्ग और त्रिभुज में दोनों में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल। तो आप 4 जो है ना, 4 को बोलेंगे कि 4 ऐसी बिल्लियां हैं जो पत्थर भी हैं, क्योंकि भैया वर्ग आपको किसको डिनोट करता है, तो पत्थर को डिनोट करता है, और त्रिभुज बिल्ली को, तो 4 दोनों में है। तो आप लोग बोलिएगा सर 4 जो है ऐसी बिल्लियां 4 हैं जो पत्थर भी हैं। अगर मैं यहीं पे 2 की बात करूं, जो बिल्ली भी है, अभी मैं बताया था, तो 2 देखिए त्रिभुज में भी, वर्ग में भी, और आपका यहाँ वृत्त में भी कॉमन है कि नहीं। कॉमन का मतलब है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 क्या है, तीनों आकृतियों में है। तो अब की बार 2 के बारे में मैं ये बोलूंगा कि 2 ऐसी बिल्लियां हैं जो कुत्ते भी हैं और पत्थर भी हैं। तो आप बात समझ पाए होंगे। तो इसी तरह हमसे पूछा क्या था कि कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्लियां हैं। पत्थर, कितने ऐसे पत्थर हैं, पत्थर का मतलब क्या हो गया, आपका वर्ग, क्योंकि वर्ग ही पत्थर को डिनोट कर रहा है। तो कितने ऐसे पत्थर हैं जो कुत्ते और बिल्ली नहीं हैं, तो आपका यानी कि केवल उसको पत्थर होना चाहिए। तो आप लोग बोलिएगा सर 6 ऐसी संख्या है जो न तो 6 ऐसे पत्थर हैं जो कितने पत्थर न तो कुत्ते और न बिल्ली। हाँ, तो 6 ऐसे पत्थर हैं, न ही कुत्ते हैं। देखिए वृत्त में नहीं आ रहा है ना, 6 नहीं आ रहा है, और न ही बिल्ली है। ये आपका त्रिभुज में आ रहा है, तो बोलिएगा नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग बोलिएगा 7 क्यों नहीं होगा, तो 7 ऐसे पत्थर हो जाएंगे ना जो कुत्ते भी होंगे, क्योंकि 7 आपका सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 ऐसे पत्थर हैं जो न कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डाइस का प्रश्न है। यह आपका जो फिगर दिया गया है ना, ये डाइस, ओपन डाइस है ना, ओपन डाइस है। और जब भी डाइस आपका ओपन डाइस मिलता है तो एक बात आज रट लीजिए आप लोग कि अगर इस तरह का ओपन डाइस मिले तो हमसे विपरीत पूछा जाए कि भाई कौन किसके विपरीत आएगा। अगर इस ओपन डाइस को मैं एक डाइस बनाऊंगा, इसको फिर से अच्छे से बनाऊंगा, इसको डाइस के रूप में इसको परिवर्तित करूंगा, तो कौन सा अंक किसके विपरीत आएगा, यही तो हमसे पूछा है ना, 1 के विपरीत। तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो आज याद रख लीजिए, आप कोई भी कोना पकड़िए, मैं 4 जो बड़ी है, जो बड़ा आपका दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाले में, मैं बड़े वाले में पहले देखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक वाले में पहले आप लोग क्या करिए, किसी भी कोने पे आइए। तो मैं 1 के पास आया, ठीक है, तो 1 से अब चलिए ऊपर और 1 छोड़ दीजिए। तो 1 से मैंने चला, 6 छोड़ा, यानी 2 पे आया। तो अब समझिए कि 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। पुनः 6 को पकड़ा, 6 से ऊपर चला तो 2 को छोड़ दिया, 2 ऑलरेडी हो गया है 1 का विपरीत, तो अब 4 पे आया। तो क्या हो गया, 6 क्या हो गया, 4 का विपरीत हो गया ना। अब देखिए, 1 बचा, 5 बचा और 3 बचा, तो 5 और 3 क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। तो हमेशा इस बात को आप लोग याद रखिएगा अपोजिट निकालने के लिए। इतना याद रखिएगा कि जो 4 है ना, 4 तो बिल्कुल इसी तरह बनेगा, हमेशा 4 इसी तरह वर्ग बनेगा, उनमें संख्याएं होंगी, ठीक है। 4 बनेगा और 2 साइड में होंगी, साइड में यहाँ इनके एक तरफ होगा और एक दूसरे तरफ होगा। तो ये जो 3 वाला वर्ग है ना, यहाँ भी हो सकता था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, लेकिन एक साइड नहीं होंगे, दोनों अलग साइड होंगे। और दोनों जब विपरीत साइड में होंगे, अलग अलग साइड में होंगी, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो 4 बच गए बीच वाले, उनको एक अल्टरनेट पर जाएंगे आप, तो एक विपरीत एक दूसरे के हो जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो हमसे पूछा क्या था कि 1 वाले के विपरीत फलक पर, तो 1 के विपरीत फलक पर आपका सिंपली यहाँ पता चल गया, 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता रहेगा ना, तो आसानी से आप देखते ही करके निकल जाएंगे। ये बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के प्रश्न होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, खेल, क्रिकेट और तिलचट्टा। क्या दिया है, खेल दिया है, क्रिकेट दिया है और तिलचट्टा। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अगर ध्यान से इन तीनों शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए, खेल है और क्रिकेट है। मैं बोलूँ खेल और क्रिकेट में कोई संबंध है क्या, आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सर, क्रिकेट एक खेल होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि खेल के अंदर क्रिकेट आएगा। अगर क्रिकेट और तिलचट्टे की मैं बात करूं तो इन दोनों में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, क्रिकेट एक खेल है लेकिन तिलचट्टा एक जानवर है। और खेल और तिलचट्टा में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, खेल एक खेल होता है, ठीक है, तिलचट्टा एक जानवर होता है, ठीक है ना। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ खेल बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, आपका खेल हो गया। और क्रिकेट क्या है, तो एक खेल है, तो क्रिकेट को हम इसके अंदर रख देंगे, क्या है, क्रिकेट। सी से क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। तो क्रिकेट क्या आ गया, खेल के अंतर्गत, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है। लेकिन तिलचट्टा का संबंध ना क्रिकेट से है ना खेल से है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तिलचट्टा के लिए एक अलग इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, अलग बना लेंगे। तो आपका ये आ गया तिलचट्टा, ठीक है, तिलचट्टा। तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न आपका एसएससी में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन प्रश्न आकृति को क्या करेगा, तो परिपूर्ण करेगा, यानी कि पूरा करेगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को ना दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग ऑप्शन से एकदम जाइए। ध्यान से अगर देखते हैं, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा जा रहा है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से डायग्राम बना जाएगा। तो ध्यान से आपको देखने पे पता चल रहा है कि आपका जो ये वाला है, एक ऐसे क्रॉस गया है और एक ऐसे क्रॉस गया है, यानी 2 ही क्रॉस है ना। लेकिन ए में 3 क्रॉस, इसमें तो 1 2 3 है, सी में भी है और डी में ऐसे भी है, तो ये होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर रख करके देख भी सकते हैं कि ये बन रहा है, 2 ही क्रॉस आ रहा है, ऐसे 2 ही क्रॉस बन रहा है और ये बन रहा है जो आपका इस साइड का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्लस से गुणे को व्यक्त किया जाता है, भाग्य से प्लस को व्यक्त किया जाता है, माइनस से भाग्य को व्यक्त किया जाता है और गुणे से माइनस को व्यक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए।
बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा प्रश्न आप क्यों रखे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि ये तो कक्षा 2 का बच्चा भी कर देगा। लेकिन समझिए एसएससी पूछती है, आप लोग प्रीवियस उठा के देखिएगा, एसएससी पूछती है, इसलिए क्या किया गया है, इस तरह के प्रश्नों को रखा गया है ना। कैसे करते हैं, क्या मतलब है क्वेश्चन का, देखिए समझिएगा। बोल रहा है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में जो प्लस है ना, प्लस का मतलब प्लस नहीं है, उसका मतलब है गुणा। प्लस को गुणे से व्यक्त करते हैं, यानी इस इक्वेशन में जहां भी प्लस होगा ना वहां हम लोग गुणे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह बोल रहा है कि भाग्य से गुणे को प्लस से गुणे को व्यक्त किया जाता है और भाग्य से प्लस को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जहां जहां भी क्या होगा, प्लस होगा, वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, भाग्य, और प्लस से गुणे को व्यक्त किया जाता है। देखिए गुणे की जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग प्लस रखेंगे। उसी तरह बोला माइनस से भाग्य को व्यक्त किया जाता है, यानी जहां भाग्य होगा वहां माइनस रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जिस साइन को बोल रहे रखने के लिए रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या बोला है कि भाग्य से प्लस को व्यक्त किया जाता है और माइनस से भाग्य को व्यक्त किया जाता है, यानी कि 12 माइनस 6, ठीक है। और क्या बोला है कि और गुणे से माइनस को व्यक्त किया जाता है, यानी जहां गुणा है, जहां माइनस है वहां गुणा, ठीक है, 2। और बोला है प्लस से क्या किया जाता है, गुणे को व्यक्त किया जाता है, और भाग्य से प्लस को व्यक्त किया जाता है, यानी प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, भाग्य आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है आपका गुणे, और प्लस से गुणे को व्यक्त किया जाता है, तो प्लस क्या हो गया आपका, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 नीचे चला, 10 नीचे चला आएगा यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा, 2 × 5 = 10। एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 माइनस 6 गुणे 2/10 आ गया, और प्लस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, ये 5 आ गया नीचे। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 12 माइनस, ठीक है, 6/5, ठीक है, और प्लस आपका कितना आ गया, 5 आ गया। एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 12 × 25 = 60, ठीक है। कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 25 = 60 बन गया, ठीक है। और -6, और ये कितना, 25 + 25 हो जाएगा, ठीक है। 8 अपान में कितना आ जाएगा, 5। सबको ऐड कर लेते हैं, 60 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85, और -6 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, 5 आ गया, ओके। डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 5, 85 में से जब हम 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 79, और 79 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 79/5। किसी ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए में कर लीजिए 79/5, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79/5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 भाई के, एल, एम, एन, ओ और यस एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। के एन के ठीक पीछे खड़ा है, ओ एम और यस के ठीक बीच में खड़ा है। केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, के ठीक पीछे कौन खड़ा है, ठीक है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न अपने आप में अच्छे प्रश्न होते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आता है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है क्वेश्चन में उसको हम लोग पालन करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सपोज करिए, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि आपने शुरू से पढ़ना, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है और वैसे वैसे डायग्राम को अरेंज करना, बैठाना शुरू किए, लेकिन आप बीच में कहीं फंस गए। तो कहीं फंस रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओ एम और यस के ठीक बीच में है, तो यहाँ से आप कुछ क्लू करके बना नहीं पा रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करिए कि उसको लाइन को छोड़ के आगे लाइन वाली पढ़िए, और आगे लाइन में क्लू ढूंढिए कि क्या यहाँ से हम कुछ बैठा सकते हैं क्या। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट में कुछ ऐसी बातें दी गई होती हैं जिनके सहयोग से हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को अरेंज कर पाते हैं। तो ऐसे नहीं फंसना है कि बीच में अगर किसी स्टेटमेंट से हमारा आगे हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाइए और आगे के स्टेटमेंट को पढ़ करके आगे मूव करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोला है 6 भाई हैं, एक कतार में है उत्तर की ओर मुंह करके, यानी कि एक लाइन में खड़े हैं, ऐसे कुछ खड़े होंगे, ऐसे लाइन में खड़े होंगे। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बात और ध्यान दीजिए,
कभी भी आप लोग ऐसे जब बैठाइएगा तो नंबरिंग मत कीजिएगा कि 6 लोग हैं तो 6 लाइन बना दे बैठाने के लिए, बस इतना है। लाइन में ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका मुख उत्तर है, यानी ऐसे मैं ड्रा कर रहा हूँ ये साइन उत्तर की तरफ, ठीक है। अब देखिए बोला है क्या कि के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है, यानी जो के है ना एन के पीछे है, यानी कि ठीक पीछे, यानी कि एन के नीचे क्या है, पीछे कौन है, के है। तो इतना बात है, एन और के का पोजीशन क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि ओ जो है एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है। अब देखिए ओ जो है इतना तो बोल रहा है कि ओ जो है एम और एस के ठीक बीच में है, लेकिन भाई हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि हम इसको एन के ऊपर रखें या के नीचे रखें, इतना तो क्लियरिटी नहीं है ना। और ये भी बात क्लियर नहीं है कि एम एस ऊपर होगा या एम नीचे होगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर नहीं है ना। तो हम आगे वाली लाइन पढ़ के देखते हैं। आगे वाली लाइन में क्या बोला है कि केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, यानी एल के पीछे केवल 3 लोग हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एल के पीछे कितने लोग हैं, तो केवल 3 लोग हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे एन को बना लेते हैं, उसके बाद के को, ठीक है। और ओके, बोला गया है कि एल के पीछे, इसको और बढ़ा लीजिए कोई बात नहीं है ऊपर तक, एल के केवल 3 भाई ऐसे हैं जो एल के पीछे खड़े हैं। सपोज करिए अगर मैं एल को ऊपर बना देता हूं, ठीक है, एल को मैं सपोज करिए मैं नीचे बना के एक बार देखता हूं, तो एल के जो पीछे हैं 3 लोग खड़े हैं, तो 3 लोग कौन कौन हो सकते हैं, 3 ही लोग तो बच रहे हैं। तो क्या हो सकता है, ओ एम / एस या एस / एम, यानी कि 3 लोग तभी तो होगा। एल के नीचे यानी एल के पीछे 3 लोग हैं, तो 3 ही लोग हमारे पास हैं, ओ है, एम है, एस है। इन्हीं 3 लोगों को तो हम पीछे बैठा सकते हैं ना, तभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी एल क्या होगा, के जस्ट नीचे होगा, और उसके नीचे या तो यम हो सकता है या तो यस हो सकता है, इसलिए मैं / लगाया हूँ। और उसके बाद ओ होगा, क्योंकि ओ को यम और यस के बीच में रखना है। लास्ट में या तो यस हो सकता है या तो यम हो सकता है, ठीक है। अब पूछा हमसे क्या है, देखिए पूछा है कि के ठीक पीछे कौन खड़ा है, यानी के ठीक पीछे कौन है, तो एल ही तो है ना भैया, के ठीक पीछे आपका एल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए ना मैंने / करके यहाँ पे बना दिया। अब इस बात से कंफ्यूज आपको नहीं होना था कि भैया एल के नीचे पहले यम होगा कि एस होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, / लगा के बना दिया, क्योंकि एम और ओ और एस से हमारा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था, समझ रहे हैं ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।